मैं अपने बच्चे को निवेदन करूँगी अपने एक साल का बच्चे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अनुपम सिद्धार्थ जी एंड श्रीमती पॉल देवदास प्रिंसिपल ऑफ JNRM, श्रीमती सरस्वती नारायण स्टेट प्रेसिडेंट एंड एंटी सेक्स ह्यूमन राइट्स एंड हार्ट, श्रीमती विनोती विश्वास स्टेट जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, श्रीमती प्रेजा मेनन स्टेट लीगल सेल इंचार्ज and Dr. N. Balakrishnan sir, Department of Political Science. अब मैं अपने अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि आप दिया का लाइटनिंग ऑफ लैम्प से हमारे प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर श्री अनुपम सरकार जी, आपका मैं इस मंच से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ तथा मेरी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आप अपने इतने कीमती वक्त को निकाल करके हमें जब भी आपका सहारा मांगा हमारे बीच आए, तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती पॉल देवदास जी जो यहाँ की प्रिंसिपल है हमारी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं उनके पास आई और उनसे मैंने बोला कि हम मैडम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैडम ने तुरंत ही अपने पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे सर हैं उनको बुलाया और हमें इसकी अनुमति दी। तो मैं तहे दिल से मैम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। मैं हमारे साथ बैठी हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी विनोती विश्वास जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उसकी बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद मेरे प्रोग्राम में यहाँ आई है। हमारे बीच में मेरी लीगल सेल की इंचार्ज JJSP की मेंबर बहुत सारे पद पे है हमारी बहन प्रीजा मेनन जी, एडवोकेट प्रीजा मेनन जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ।
पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के श्री बाला सुब्रमण्यम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है इस मंच से। हमारे साथ हमारी जितनी भी टीम की सदस्यां आई हुई हैं, आप सबका भी स्वागत के समय समय पर हमारा साथ तहे दिल से देने के लिए। और सबसे सर्वोपरि जो आज हमारे बीच हमारी बच्चियां और जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमें सुनने के लिए इतने तत्परता कराते हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, क्योंकि आपके बिना तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो तहे दिल से आपका अभिनंदन स्वागत। मैं इस स्वागत भाषण के साथ ही, क्योंकि समय का अभाव है और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे बीच एक्सपर्ट हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो बताएंगे आपको ज्यादा बात आपके बारे में, आपके प्रिंसिपल बताएंगे। मैं everyone. Respected Sri Anupam Sarkar, Judicial Magistrate, the members of Human Rights Commission, Human Rights Association. This is a NGO. They are doing charity, they are doing social awareness camps. The entire team members, I compliment you that you are doing good job. All of you together, you are putting a good show in Andaman and Nicobar Islands. They have been conducting programs on human rights in the schools, and I think this is the first time they have approached GNRM. और इस बार उन्होंने ये चुना है कि आपको पॉक्सो अवेयरनेस के बारे में। अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम यहाँ तो हमारे बच्चे अडल्ट हैं, बट दिस अवेयरनेस हैज नो एज। अवेयरनेस कैन बी गिवन टू एनी एज, नो बैरियर, बट ऑफ कोर्स पॉक्सो एक्ट जो आती है दैट इज बिलो 18, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट इन आवर कॉलेज वी डू हैव सम स्टूडेंट्स who fall under this category, that is 18 से कम। तो आपको अगर अवेयरनेस मिल जाए कि पॉक्सो क्या होती है और इसके दायरे में क्या क्या आती है, किसको हम क्राइम मानते हैं और हमें किसको अप्रोच करना अगर इस तरह की चीज होती है। बच्चे, ये अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आप, मेरे ख्याल से आप अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने से छोटे बच्चों को, उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हो। बिकॉज समटाइम वी आर कॉट अनअवेयर, हो जाती है क्राइम और हम चुप बैठते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। सो हियर आवर मोटिव इज टू एड्रेस द इश्यू। यू शुड नॉट फॉल विक्टिम, पहला बात। दूसरी बात, इफ एट ऑल यू फॉल विक्टिम टू सच अ इंसिडेंट, you must report and you must get support, and there should be a forum where it can be addressed. So here our Judge Sahab will tell you how to address, how to be aware and inculcate this good habit in you, so that you are knowing what is the act, what is the punishment which can be given to a person who does this. Even POCSO में minor को तो you cannot abuse them, even verbal. Physical तो बिल्कुल ही मना है, verbal, even by sight you cannot have inappropriate, देखना भी नहीं काफी देर तक किसी को, especially a girl child. This applies to even boys. हमें लगता है कि boys इसके अंतर्गत आती नहीं है, but let me tell you young friends, boys के साथ भी होती है गलतियाँ, उनको भी इसके अंदर abuse होता है. So we have to address both the genders. It's not just girls. Yes, even the boys are vulnerable. उनके साथ भी हादसाएं होती है. So I am sure our Judge Sahab will give you lot of information, and I am sure after you leave this auditorium today, you will be fully aware of what to do, what not to do, and if it is happening to you, you are a victim, how to go about it. Don't sit and cry. Don't think this is the end of the road and I have been a victim for this, so I should kill myself or I must, end my life. Not the way. There is always an end to everything. So we can put a stop to this type of crime among
minors. This is an awareness camp, and I compliment the organization run by Saraswati Narayan. I compliment her team for choosing JNRF. And before I stop, I would say, never limit yourself. We live in a limitless world with endless possibilities. बच्चे endless possibilities देती है आपको जिंदगी, और never say you can't and never give up. दूसरे रो में कोई देते चाहिए। अच्छा, अब जो करना है उसमें ना अंग्रेजी में सिर्फ एक चीज लिखना है आपको, और लिख के अपने पास रखना है। आपका कोई भी एक डर, किसी भी एक चीज जिससे आप डरते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कॉकरोच का डर हो सकता है, एग्जाम में फेल होने का डर हो सकता है, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं वो डर हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी वो डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिख के अपने पास रखना है, बाद में हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये लास्ट में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए है। लिख के रखिए, अपने पास रखिए, लास्ट में कोई जाके इसका सब कलेक्ट कर दीजिए। सारे डर इसमें है, पैंडोरास बॉक्स हो चुका है लगभग। कोई भी एक निकालिए आप। नाम नहीं लिखा है ना किसी ने किसी का? खोलिए। क्या लिखा है? घोस्ट। चलो ठीक है, आपका बाद में आते हैं। तो आप, अच्छा, आपको घोस्ट का डर है क्या? समवट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्यों है डर? घोस्ट से डर इसलिए होता है बिकॉज वी हैव अ फियर दैट इट माइट किल अस, फियर ऑफ डाइंग। लेकिन फिर भी आप तो जी रही है ना आगे बढ़ के, तो आप क्या दिमाग में सोचती है कि डर को निकालने के लिए? Obviously a kind of confidence in ourselves and yeah, that's it. आपका क्या है? आप देखो आपके हाथ में क्या है? Lack of trust. क्यों आता है लैक ऑफ ट्रस्ट? आपको क्या लगता है? पहली बात ही आपका डर नहीं है। क्यों आता है? ऐसा होता है ना कि हम लोग जो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग हमारा ट्रस्ट हो, तो उसी की वजह से बहुत लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। इसको कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? मतलब उन लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। जो ट्रस्ट ना, मतलब उनके ऊपर भरोसे नहीं होने के ऊपर नहीं करना चाहिए। स्नेक। तो यहाँ पे तो काफी स्नेक्स है दिखते हैं, क्यों है वो तो पता है। तो आगे कैसे बढ़े? मतलब डर तो है लेकिन स्नेक्स भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। मेरे कोर्ट के सामने स्नेक निकला था, मैडम को पता है। कैसे मतलब ये डर तो रहेगा, स्नेक भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सारे स्नेक्स को तो एक दिन में खत्म नहीं करते। आगे कैसे बढ़े? स्नेक्स भी हमसे डरते हैं क्योंकि वो हमें सही करेगा। एकदम सही है, प्रोटेक्शन के लिए हमें काटते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देना बिल्कुल सही। आप कौन था? लूजिंग, बहुत बड़ी बात है। हारने का डर तो भाई सबको है, तो क्यों है हारने का डर? वो तो हारने से क्या होगा? डर किस बात? लो हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए क्योंकि हारने के बाद भी लोग ठीक है, उसी की वजह से लोग कॉन्फिडेंस में हारना चाहिए, उसकी वजह से घटता है सबका, वही प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज क्यों करवाया गया, किसी को कुछ समझ कोई कह सकता है?
या आप क्या सीखे इससे? अक्सर यह होता है, हम सबको बहुत कुछ प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारे एज में एक तरह की प्रॉब्लम था, मेरे एज में अभी इस एज टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो है। तो बहुत होता है ना, हम लोग अपने आप में वो जो दब के चला रहता है, क्या होगा कैसे होगा, और वो इतना प्रेशराइजिंग हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम बस उसी को लेके सोचते रहते, सोल्यूशन नहीं आता। तो हम जब दूसरों के नजरिया से देखें, दूसरे की एंगल से देखे, किसी से शेयर करे, उसका व्यू ले, तो कभी कभार उसका हल निकल जाता है। क्योंकि हम डर में इतने दबे हुए रहते हैं कि हमको रास्ता नहीं दिखता, जो शायद सामने ही है। इसीलिए डर का हमेशा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब जैसे कहा गया कि ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं उनसे शेयर करना जरूरी है, ताकि कोई रास्ता निकले। और अगर खुद ऐसा कोई आदमी नहीं है तो खुद को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सोच रहा हूं, हाँ अगर एबीसी से नहीं होता तो XYZ से क्या होता। ये सबसे जरूरी है, ये कम्युनिटी एफर्ट। क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी आपको किसी का कोई डर हो, कुछ भी चीज का, वो किसी एक एज में एक का होता है, तो आप अगर लग रहा है कि आपके खुद से नहीं हो रहा है, आपके दोस्तों से, फैमिली से, टीचर्स से, या खुद आप अपने वो अलग नजरिया से, आपके नजरिया में ड्रग्स क्या है? कोई भी, सॉरी, एडिक्टिव मेडिसिन, ओके। कोई और? एनीवन एल्स? अल्कोहल, ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स को मतलब दो तरह की चीजें होती है। एक जिसको हम दवा कहते हैं, जैसे एडिक्टिव मेडिसिन बोले, जैसे कफ सिरप मान लीजिए। कफ सिरप तो एक मेडिसिन है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बहुत तकलीफें कम होती है। लेकिन उसको अगर आप ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें तो उसका लत लग जाती है, उसका एडिक्शन आ जाता है। और कुछ चीजें होती हैं जो प्योरली एडिक्टिव है, जैसे हेरोइन, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन, ये सब, इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ये लेके किसी का कोई डिजीज ठीक नहीं होता, ये सिर्फ इसी के लिए बना है। तो अब हमारे यहाँ पे दोनों तरह के चलते हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये बहुत तरह के सब्सटेंसेस है जो मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है, स्टिमुलेंट्स है, जैसे कोकेन और कैफीन है। कोकेन आपको तो दवा में कुछ कुछ कभी कभार मिलता है। कैफीन आप सबको पता है कॉफी में और कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं। एम्फेटामाइन कुछ कुछ दवा में होते हैं। मेथाम्फेटामाइन उसी का एक आगे प्रोसेस किया हुआ एडवांस मटेरियल है जो नशे में यूज किया जाता है। आप कुछ लोग को पता होगा, 2 महीना पहले की बात है ना, हाँ, 2 महीना पहले अंडमान में यहाँ पे पुलिस ने ड्रग बस्ट किया था। वो 6000 टन मेथाम्फेटामाइन था। आपको अंदाजा है वो कितने प्राइस का था? 2000 करोड़। किसी ने कहा, एक और कोई और? मैं 5 आंसर लेता हूं फिर जवाब बताऊंगा। 1 2000 करोड़, 2 26,000 करोड़, 3 35,000 करोड़, 4 4 5। तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, कितना? 100 करोड़। अच्छा, 5 लास्ट मिलियंस में 5। चलो ठीक है, 100 करोड़ किसने बताया? 100 करोड़ किसने बताया भाई? अच्छा, तुम्हारा आंसर गलत है भाई, वो 35,000 करोड़ का था। वो एशिया का हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रग बस्ट है। दुनिया की 30 देशों की जो सारे ईयर के बजट हैं उसका 600 गुना है वो। तो आप सोचो ये ड्रग कितने बड़े पैमाने का एक प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारे मिथ है ड्रग्स को लेके। पहला एक मिथ है कि ड्रग लेके मतलब कुछ ये अपना फिल्मों में, किताबों में ये स्टार लोग दिखाते हैं कि ड्रग्स लेके बड़ा रॉक स्टार बन गया, ये फिल्म है, कुछ भी नहीं बनता है भाई।
ड्रग लेके सिर्फ हेलुसिनेट करते हैं लोग। मतलब क्या करता है वो, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो टेम्पोररीली मतलब इम्यून कर देता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आपका सामने कोई आम इंसान जा रहा है, आपको दिखेगा कोई मतलब कोई जानवर जा रहा है। बहुत बार होता है ऐसे ड्रग यूजर्स को, तो क्योंकि ये सब होता रहता है तो उसको सामने नॉर्मल कुछ दिखता ही नहीं। ये सामने समंदर को वो अपना घर का गार्डन समझेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सामने मतलब बिल्डिंग के टॉप पे जाके उसको लगा है सामने आसमान नहीं है, जमीन है। वो चलता गया है और फिर 7-8 माले से कूद के नीचे गिर गया है। तो यही वो कुछ नहीं करता। वो जो होता है ये अल्कोहल या कोई भी ड्रग से टेम्पोररीली एक दिमाग को किक लगती है। वो बहुत एड्रेनलिन रश कर देता है, आपको मतलब गर्म लगने लगता है, आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं क्योंकि आपको नर्व को एक्साइट कर देता है। और वो जब उसका इफेक्ट सबसाइड कर जाएगा आपको फिर से नॉर्मल लगने लगेगा। उसके वजह से किसी का कुछ नहीं बढ़ता। एक कुछ मेडिकल कॉलेजों में एक ट्रेडिशन होता था पहले कि ये लोग कुछ ड्रग्स लेते थे कि कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो भी देखा गया है कुछ नहीं बढ़ता। वो आपको क्या करता है, डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, कुछ ड्रग्स को डिप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो आपको थोड़ा थका देते हैं। तो थका देते हैं मतलब आप कहीं जा नहीं पा रहे। आप मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं तो आप थके हुए हैं, मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो आप तो वैसे ही चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो बिना पढ़ के और जाएंगे कहाँ। तो उस लॉजिक से कहा जाता था कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन वो असल में कुछ नहीं, वो सिर्फ ड्रग्स का इफेक्ट है। और एक और मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि जो किसी हद तक सच है, बुरा नहीं है, कि ड्रग्स जब जो आदमी लेना शुरू करे उसका कोई वापसी नहीं है। ये गलत बात है। ये सही है कि ड्रग्स का अगर आप ज्यादातर लेते रहेंगे, खास करके मेथाम्फेटामाइन, कोकेन, हेरोइन, ये सब, ये आपको लॉन्ग टर्म लेते लेते आपका नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा, एकदम बहुत ज्यादातर डैमेज कर देगा। तो जो लोग हेरोइन और मेथ यूज करते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म यूजर्स हो, या कैनबीज भी, मारिजुआना जिसे कहते हैं, वो अगर मतलब 8-10 साल तक यूज करते रहे तो उसके बाद वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। मतलब बॉडी उन पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि जैसे आप छोड़ोगे उस बॉडी को, वो नर्व, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसका फेल हो चुका है, आपको नॉर्मली काम ही करना बंद कर दिया है, उसको बस ड्रग मिलेगा तब वो एक्टिव होगा। क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स डिप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब वो आदमी को थका देते हैं, आदमी को नर्व को रिलैक्स करते हैं, तो नर्व नॉर्मली सिग्नल ही नहीं ले पाएगा किसी चीज का। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जो ड्रग अब्यूजर मतलब ड्रग एडिक्ट जो हैं, उनको आप बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ में काट दे रहे हैं चाकू छुरी से, उनको फीलिंग ही नहीं है, जबकि उनका खून बह जा रहा है, कोई इंटरनल डैमेज हो चुका है, लेकिन उनका कुछ फीलिंग नहीं, क्योंकि नर्व काम करना बंद कर दिया। और नर्व काम करना बंद कर दिया तो उसका दिमाग में जा ही नहीं रहा है कि ये सब हो रहा है। तो ये सब हम लोग को करना है क्या? इतना धीमा क्यों बोल रहे हो भाई? तो पहली बात तो यह है कि सब इलीगल है। कानून क्या है वो आपको गूगल करने पर भी मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे देश में जो है, एक मोटा बात बता दूं, एनडीपीएस मतलब ड्रग्स के केसों में बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नया एक लॉ आया है, उस लॉ तो पहले था, उसका एक अमेंडमेंट आया है, उस हिसाब से ड्रग्स केसेस में अगर ज्यादा पैमाने पर मिले तो आपको उस केस में मतलब एंड में अक्विटल तो छोड़ ही दीजिए, जमानत आपको तभी मिलेगा। सब जरा नोट कर लीजिए, ये नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 14446। आपको किसी भी तरह का कोई को हो ही सकता है, एडिक्शन होना कोई बुरी, मतलब हम सब कॉलेज इस उम्र में किसी ना किसी तरह का नशा या कुछ हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। लेकिन वो अगर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाए, वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो हेल्प लेने में कोई झिझक नहीं है। वो इसके लिए सरकार बैठी है, नेशनल हेल्पलाइन है, हर स्टेट में, हर यूटीज में डी एडिक्शन सेंटर सरकार की तरफ से बने हुए हैं, जिसका हेल्पलाइन मैं फिर से रिपीट करता हूं 14446 है। आपको अगर लगे कि आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, या आपके कोई दोस्त को, कोई रिश्तेदार को इस तरह का कोई हेल्प चाहिए, वहां पे कांटेक्ट करें, वो आपको जरूर मदद करेंगे। ये रहा ड्रग्स के ऊपर। किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ कहना है? ठीक है।
हम दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। यस मैम। पहली बात तो ये इजीली तो फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आया तो तभी तो पकड़ लिया हम लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कंट्रोलर, इसका बात तो पुलिस और एग्जीक्यूटिव का है, मैं तो जज हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत एयरपोर्ट्स में, अपने पोर्ट्स में बहुत मतलब हर दिन ही कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। अब बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में क्या, जैसे बर्मा बगल में है, वहां पे सिविल अनरेस्ट चल रहा है बहुत सालों से, तो वहां से जब हम जानते हैं वहां से काफी कुछ आते हैं, तो उनपे तो अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे तो पुलिस या कोस्ट गार्ड या कोई और एजेंसी के थ्रू पकड़ा ही जाता है। तो यहाँ हाँ, हम लोग एक सेंसिटिव जोन पर है, यहाँ पे ट्रेड रूट्स जो है, सी रूट सब वहीं से ले जाना आसान है, उनको पता है, लेकिन फिर भी इंटरसेप्शन तो हो ही रही है, पुलिस से भी, कोस्ट गार्ड से भी, एजेंसी से भी। तो होपफुली चलता रहेगा, तो होपफुली मतलब आइलैंड्स के अंदर इतना प्रॉब्लम अभी तो कम होते, जैसे इतना बड़ा ड्रग बस्ट हुआ तो हम ये तो यही के पुलिस की है, तो होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा, करते रहेंगे हम लोग। सो वी वांट टू द नेक्स्ट वन। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में एक कानून आया था हमारे देश में। क्यों आया था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पता है ना सबको, 1989 में यूनाइटेड नेशंस में एक डिसीजन लिया कि सारे मुल्कों में जो जो उनके मेंबर कंट्रीज है, दुनिया के लगभग सारे देश हैं, तो बच्चों को लेके बहुत अंतर है एक एक देश के कानून में। कहीं में बच्चों के ऊपर किसी तरह का टॉर्चर का कोई पनिशमेंट नहीं है, कहीं में कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट है, कहीं में बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून नहीं बना है, सरकार की कोई स्कीम्स नहीं है बच्चों के लिए। तो ये सबको पैरिटी में लाने के लिए 1989 में एक यूएन कन्वेंशन हुआ, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने ये अडॉप्ट किया। ये क्या था, ये एक मोटा मोटा एग्रीमेंट था कि सारे मेंबर देशों को बच्चों के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, एक तरह का कानून लाना पड़ेगा। तो इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इस बात पे चर्चा करते करते 2012 साल में ये कानून आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। क्यों आया? यहाँ पे लगभग सभी अडल्ट्स हैं, आई होप। बिलो 18 का है कोई? ठीक है, जो भी, आपको भी ये सुनना बहुत जरूरी है। तो ये जब आया कानून 2012 में, उसके पहले बहुत सारे सोशियोलॉजिकल स्टडीज और सब कुछ हुए। इसमें ये देखा गया, मतलब ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है, हिंदुस्तान में हर दूसरे बच्चे के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। हर दूसरे बच्चे के साथ, मतलब 100 बच्चे ले तो 50 बच्चों के साथ उनकी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी की तरह ये सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। उससे भी भयानक बात यह है कि 70 से 80% केसेस में ये उनके घर वालों से हाथ हुआ है।
उनके कोई रिश्तेदार, बहुत करीबी दोस्त, कभी कभी माँ बाप भी इनके साथ ऐसा किए। तो इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए ये पॉक्सो एक्ट 2012 आया था। इसमें बच्चों के इसमें बच्चों को मतलब कानून में कहा गया कि बच्चों का ऊपर जो अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, उसको डिफाइन किया गया कि क्या क्या किस किस चीज को माना जाएगा और उसके बाद उसका पनिशमेंट भी क्या है वो कहा गया। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज दिया हुआ है। इसमें फिजिकल अब्यूज का भी जगह है, सेक्सुअल अब्यूज का भी जगह है, इमोशनल अब्यूज का भी जगह है। मतलब बच्चों को गाली गलौज करना, बच्चों को मतलब बैड रिमार्क्स देना, ये सब कुछ भी उसके अंदर आता है। एक बात और ये है कि आप लोग को ये क्यों कहा जाए, आप तो सब एडल्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारे आसपास सब हर जगह है। इंडिया इज ऑफिशियली द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास अभी लगभग 65 करोड़ बच्चे हैं जो अंडर 18 के हैं। दुनिया में किसी देश के पास इतने यंग लोग नहीं है। मतलब जापान, चीन, यूरोप के काफी सारे देश, ये लोग के ऊपर बूढ़ों का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि वो लोग दूसरे देशों को इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ पे आके फैमिली स्टार्ट करो, हमारे पास बच्चे नहीं है। तो इंडिया का ये कहा जाता है डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि आगे जाके बच्चे या यंग लोग ही तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम बूढ़े लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर इसके साथ ऐसा होता रहे तो ये तो कोई काम की बात है नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके घर में, आपके आसपास पड़ोस में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा हो रहा है? कुछ कुछ चीजें देख के पता चलता है। जैसे जो कोई मान लीजिए वो बच्चा वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, बात करना बंद कर दे रहा है, खाना खाना छोड़ दे रहा है, स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, या कोई ट्यूशन जा रहा था वो नहीं जाना चाह रहा है, अगर ऐसा कुछ उसमें दिखे तो सोच लेना कि ऐसा कुछ शायद हुआ है। तो उससे पूछना बहुत जरूरी है। और घर के अंदर कुछ भी है तो उसका तबीयत खराब हो सकता है, उसका यूटीआई हो सकते हैं। लड़कों का तो लड़के भी, जैसे मैडम ने पहले भी कहा था, ये लड़के के साथ भी होता है। एक कहानी है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अगर ऐसे चीजें आप लोग को दिखे अपने पास आसपास के बच्चों के साथ हो रहा है तो प्लीज उससे बात करें, उसके मम्मी पापा से बात करें, या उसका जो केयर गिवर है, कस्टडियन है, स्कूल के प्रिंसिपल है, कॉलेज के जो भी है, उनसे बात किया जाए। पुलिस की मदद मांगे। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अब हर थाने में होता है, वहां पे जाके अगर बात करेंगे तो वो लोग जरूर आपकी मदद करेंगे। या अस्पताल में भी ले जाएंगे, वहां पे अगर पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो अस्पताल वाले ही पुलिस को खबर कर देंगे। ये अब ये क्यों होता है बच्चों के साथ इतना? एक कारण तो ये है कि ये पहली बात है, बच्चों के साथ ये जो होता है इसको पीडोफिलिया शब्द किसी को पता है? नाज़मा मैम, कुड यू जस्ट कम अप? पीडोफिलिया इज बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे लाइक इट्स अ फियर एंड हम लोग को सेक्सुअल ऑफेंस, लाइक जो बच्चे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के दायरे में आ जाते हैं तो उससे जो फियर जो उनको लगता है, तो बेसिकली वो वही है। इट्स पीडोफिलिया नाम, इट इज नोन एज पीडोफिलिया। तो असल में पीडोफिलिया एक बीमारी है, इट्स अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो लोग बच्चों को अब्यूज करते हैं 99% ऐसे लोगों को ये बीमारी रहती है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है ये खुद अपने बचपन में इस चीज के शिकार हुए थे। तो इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। तो जिन लोग के साथ खुद गलत हुआ है वो ट्रॉमा से निकल नहीं पाते और वो ट्रॉमा दूसरे को पास ऑन करते हैं। तो ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। और हमारे सोसाइटी में एक बात है कि लड़के के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो लड़की के साथ, तो मतलब वो शर्मा जाती है कि लोग उसको बुरी नजर से देखेंगे। जैसे रेप विक्टिम, एडल्ट्स के साथ रेप विक्टिम्स के साथ भी ऐसा होता है। अभी विक्टिम्स नहीं कहा जाता, सर्वाइवर्स कहते हैं।
ये लोग को लगता है कि समाज में बुरी नजर से देखा जाएगा, लोग उसी को कोसेंगे, जो होता है कोसते हैं उन लोग को। बच्चों के साथ भी यह है, ये उनका एक स्टिग्मा हो जाता है कि मुझे कैसे देखा जाएगा, मेरे फैमिली का मतलब घर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब के लिए वो लोग आगे नहीं आते। मैं ये समझना बहुत जरूरी है, शर्म उसकी नहीं है जिसके साथ हुआ है, शर्म उसका होना चाहिए जिसने किया है वो। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट विल सेट यू बैक फॉर लाइफ, जैसे मैम ने कहा है थोड़ी देर पहले, वो आपको जिंदगी में कुछ चेंज नहीं करेगी। हाँ, ट्रॉमा होगा, जिसके साथ जैसा कुछ हुआ है उस हिसाब से उसको बहुत तकलीफ तो तब होगी, लेकिन उसको लेकर बहुत लोग कुछ आगे बढ़े हैं, जिंदगी बहुत से लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं ये सबको लेके। तो हम जिसके साथ भी जो भी हो, जब भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम में से बहुत लोगों को बचपन में हुआ हो, लेकिन तब हमको शायद पता भी नहीं था कि ये कैसा हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि उस एज में सब कुछ समझ में नहीं आती। मैं एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई माई सेल्फ एम अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। ये कॉलेज टाइम की बात है, हाल ही में मैं कॉलेज में आया था। तो आप लोग जो कलकत्ता या दिल्ली गए होंगे, देखे होंगे, वहां पे अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं। तो वो मेट्रो में मैं जा रहा था, ऑफिस टाइम में बहुत रश होती है वहां पे। सो आई वॉज स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर, इट वॉज वेरी क्राउडेड, सब मुंह पे आ जा रहे थे, इतने लोग थे। समवन ग्रैब्ड माई प्राइवेट पार्ट्स, और उतने भीड़ में मुझे दिखा भी नहीं, मुझे इतना ऑकवर्ड लगा कि मैं कुछ किससे कहता, मैं एकदम सब मुंह पे आ गए हैं। तो वैसा ही चलता रहा, मुझे 4 स्टेशन जाना था, पूरा 4 स्टेशन वो मुझे वैसा करता गया, मैं आई वॉज जस्ट शिवरिंग अराउंड। फिर मुझे जाते जाते द गाय स्माइल्ड एट मी, तो मुझे दिख नहीं रहा था, तब दिख गया। तो मुझे खुद इतना मतलब ऑकवर्ड लगा, शर्म लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आई वॉज प्रिटी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर 2 to 3 days। फिर मेरे कुछ, मैं उस टाइम में एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था जो ये सब चीजों से काम करती थी, तो वो लोग से हेल्प ली। वहां पे भी मैडम के जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, तो उनसे थोड़ी बहुत बात की तो आसानी हो गई। ये तो बहुत छोटी बात है, मतलब कितने और बच्चों के साथ कितना कुछ होता रहता है। तो उनके बाद भी ये सब आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही कहना है कि ये सबके लिए हमें रुक जाना नहीं है, और ये सबको छोड़ना भी नहीं है। अगर आपको पता चले कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आप इसको रिपोर्ट करें। आपके किसी दोस्त के साथ, किसी भाई बहन के साथ, दोस्त के भाई बहन के साथ, कोई भी जाना पहचाना बच्चे के साथ, उसके घर वाले से बात करिए, अपने घर वाले से बात करिए, टीचर से बात करिए, पुलिस के पास जाइए। आपका आइडेंटिटी जो है इस सब केसेस में सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात समझना बहुत जरूरी है, आज टाइम्स बदल रहे हैं, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। हमारे टाइम में हम लोग 25-26 तक बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, जो आजकल शायद 14-15 के बच्चे कर लेते हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें की समझ बहुत जरूरी है। कानून क्या है वो तो गूगल में खोलने से भी आपको मिल जाएगा। एक बात समझ में आए, 18 साल के नीचे किसी भी लड़के या लड़की जो भी हो, उससे कोई भी तरह का सेक्सुअल रिलेशन इज रेप। उसका कंसेंट मैटर नहीं करता है, क्योंकि चाइल्ड का कोई कंसेंट नहीं होता। चाइल्ड का मतलब है 18 साल का नीचे जो है, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, या तीसरे जेंडर के वजह से आइडेंटिफाई करता हो, उसका माना जाता है कानूनन कि 18 साल के नीचे कोई अपना दिमागी हालत उसका पूरा ठीक नहीं रहता। तो वो इसीलिए कोई बच्चों के साथ क्या कोई कोर्ट में जाता है, बच्चों कोई प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों का माना नहीं जाता कि वो अडल्ट की तरह सोच समझकर काम कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों का कंसेंट मैटर करता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है ये टीनेज में कि वो हम लोग बॉर्डर लाइन पे है, कोई 17-16 साल में है, रिलेशन हो गया किसी से, उसके बाद शायद कोई फिजिकल रिलेशन हुआ, वो रेप है। यानी कि अगर जिसके साथ हुआ, जो माइनर के साथ हुआ, वो अगर आके ये भी कहे कि मेरे कंसेंट से हुआ है, वो मैटर नहीं करता है, उसके बाद भी उसको सजा है। और अगर ये सेक्सुअल रिलेशन हुआ है, साबित हुआ, तो मौत तक हो सकती है कोर्ट में। सेक्शन 6 का जो अमेंडमेंट है उसमें फांसी तक हो सकती है उस परपेट्रेटर का। तो ये चीज ध्यान में रहे। आप सब बहुत एक वल्नरेबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एज में हैं। वहां पे जो कुछ भी हो,
आपको ये सब जान के बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि सारी जिंदगी आपकी आगे पड़ी है, सिर्फ आपकी नहीं पूरी देश की पड़ी है। आप में से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो ये देश का भविष्य अंधेरे में आ जाएगी। तो इसीलिए जो कुछ भी करें सबके लिए बहुत टाइम है, सबके लिए एक सही एज है, हर चीज का एक सही टाइम होता है। इसीलिए कोई कह सकता है कि मैरिज का एज 21 क्यों करने का बात हो रहा है? 21 में क्यों, 16 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? तो 16-17 में शादी करने से तकलीफ क्या है? 16-17 में या उससे पहले शादी करने से तकलीफ यह है कि बायोलॉजिकली हमारे मेल या फीमेल दोनों ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते। तो 21 के पहले अगर कोई शादी करेगा, कोई सेक्सुअल रिलेशन बनेगा, तो वो आधा अधूरी होगी। उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो मैलनरिश्ड बच्चे होंगे। वो बच्चे अगर आगे जितने बढ़ेंगे उनकी बीमारियां, उनकी दूसरी तकलीफें बढ़ती जाएगी। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो क्या ये सही है? इसीलिए मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको 21 साल तक किया गया। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 18 है, अभी बात चल रही है 21 करने की। यही मैं मोटा मोटा जो कहना था मुझे। आपको कुछ सवाल या कुछ हो तो लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जहाँ से बहुत मोटिव हुए होंगे। और आपके सोसाइटी में देखिए, आप जहाँ भी रहते हो आप लोग का ड्यूटी है, हर ह्यूमन बीइंग का ड्यूटी रहता है आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको नोट करना है। और अगर आपको लगता है ये क्राइम है तो उसको आगे आपको जो कार्रवाई है, पुलिस स्टेशन लेके जाना है, हॉस्पिटल, ये आपका ड्यूटी है। ये आप इसीलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम कराया गया ह्यूमन राइट्स अंडमान की तरफ से। और मैं यहाँ पे हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सर अनुपम सरकार सर जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति आज यहाँ पे बहुत बच्चों को मोटिव किए हैं। और मैं श्रीमती पल देवदास मैम जो प्रिंसिपल JNRM, उनको थैंक्स करना चाहूँगी। श्रीमती सरस्वती नारायण NG सेट एंड स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अंडमान आइलैंड, श्रीमती मिनोती विश्वास स्टेट जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। और थैंक्स टू एडवोकेट प्रीजा मेनन, हमारी लीगल सेल की एडवाइजर है, जो इंचार्ज है, उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नजमा सिद्दीकी, उनको भी थैंक्स आपका उपस्थिति के लिए मैम। और हमारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट सर श्री बालाकृष्णन सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ पे आज मौजूद है मीडिया के कुछ यहाँ पे जो मीडिया से भी आए हैं, जो सारे मीडिया वालों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। न्यूज़ रूम अंडमान एंड अंडमान शिखा के संघर्ष जी, आपको भी थैंक्स यहाँ पे आने के लिए। चीफ एडिटर अनुप दत्ता, उनको भी धन्यवाद, उन्होंने अंडमान शिखा को यहाँ पे भेजा है। और यहाँ उपस्थित हर कोई, हमारे ह्यूमन राइट्स के जितने भी सदस्य हैं और यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।